नमस्कार शिक्षार्थियों। आज हम बात करेंगे मोटिवेशन या अभिप्रेरणा की। देखिए, हमें जीवन में अभिप्रेरणा से सामना होता ही रहा है, पर यह होती क्या है और हम जानते हैं क्या होती है, पर हम इसके बारे में कितनी समझ रखते हैं, क्या हम इसको अभिव्यक्त कर सकते हैं, वहाँ अक्सर करके हम लोगों को समस्या आती है। तो अभी एक विद्यार्थी ने इसी को कहा समझाइए, चलिए तो आज उसी को हम प्रयास करते हैं कि देखिए, मनोविज्ञान जो है मानव के मन का व्यवहार है, वही अभिप्रेरणा आया। तो शुरुआत में हम लोग मानते थे कि जो मानव की जो अपनी मूल प्रवृत्ति होती है, उस आधार पर ही उसका व्यवहार निश्चित होता है। पर धीरे धीरे शोध अध्ययन हुए कि कई बार क्या होता है कि मूल प्रवृत्ति कुछ और होती है और इंसान काम कुछ और कर रहा होता है। तो इसका मतलब है कि वो कहीं कोई शक्ति है जो बाहरी रूप से भी उसको प्रभावित कर रही है। तो इसे हमने फिर अभिप्रेरणा कहा कि वो शक्ति जो उसको क्रिया को प्रभावित कर रही है, उसे अभिप्रेरणा कहा। अब यहीं से वो जो चीज़ें आती हैं कि कई बार क्या होता है कि कुछ अंतः चेतना से प्रभावित होते हैं कुछ मानव व्यवहार कि नहीं, ये तो मुझे करना ही है। मूल प्रवृत्ति समान है, पर उसके बावजूद भी भीतर से एक जुनून सा होता है कुछ व्यक्तियों में। तो यदि ऐसा है जिनकी वजह से उनकी सक्रियता बढ़ती है, तो उसे हम कहेंगे अंतःप्रेरणा। तो इस आधार पर प्रेरणा के दो प्रकार हो गए कि एक हो गई अंतःप्रेरणा जो कि जन्मजात है, और दूसरी है बाह्य प्रेरणा, या जिसे हम अर्जित प्रेरणा भी कह सकते हैं कि हमने अपने वातावरण से या किसी अन्य व्यक्तित्व के प्रभावशीलता की वजह से उसको अर्जित किया। तो प्रेरणा के दो प्रकार हो गए, पर फिर भी प्रेरणा क्या होती है देखते कुछ मनोवैज्ञानिक इसके बारे में क्या कहते हैं, उनकी परिभाषाओं के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली परिभाषा लेती हूँ मैकडूगल की। आपने कहा कि अभिप्रेरणा वे शारीरिक या मानसिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। मतलब उन्होंने इसको कहा कि कोई कार्य जब हम करते हैं तो हमारे भीतर शरीर में या तन में या मन में क्या दशा पैदा होती है जिस वजह से हम उस कार्य को उत्सुक हो जाते हैं, वो अभिप्रेरणा का ही। बर्नार्ड ने कहा कि अभिप्रेरणा उन विधियों का विकास है जो व्यवहार के पहलुओं को प्रभावित करती हैं। देखिए, अभिप्रेरणा उन विधि, वो क्या क्रिया है जिसके माध्यम से हमारा जो व्यवहार है उसके जो प्रत्येक पहलू हैं वो प्रभावित हो जाते हैं, उसको अभिप्रेरणा कहा गिलफोर्ड, बर्नार्ड जी ने। ठीक है, हम देखते हैं गिलफोर्ड क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि अभिप्रेरणा कोई सी भी एक विशेष आंतरिक दशा है या कारक है जो कि क्रिया को प्रारंभ करने या बनाए रखने में सहायक होती है या प्रवृत्त होती है। मतलब उन्होंने उसको एक ऐसा कारक दिया कि जो हमारी शारीरिक या मानसिक दशा इस तरह की हो जाती है कि नहीं, ये काम तो मुझे करना ही है और मुझे शुरू ही कर देना चाहिए। तो वो जो प्रेरणा हुई, मतलब वो शक्ति हुई जिसकी वजह से मुझे लगा कि नहीं, मुझे काम करना चाहिए, उसे हम प्रेरणा कहेंगे। तो ऐसा गिलफोर्ड जी का कहना था। अब देखिए, हमने इस चीज़ को जैसे समझने का कोशिश करा कि अभिप्रेरणा क्या होती, तो साथ में इसका मूल संप्रत्यय क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है अभिप्रेरणा का, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अपन। अब देखिए, संप्रेरणा का जो समतत्व है, संप्रत्यय है या कॉन्सेप्ट जो है कि क्या है, उसके 3 बिंदु हैं। उनके आधारों पर हम इसको समझ सकते हैं कि पहला होता है आवश्यकता, नीड जिसे अपन कहते हैं, दूसरा प्रणोद और तीसरा प्रोत्साहन। तो देखिए, आवश्यकता क्या, वुडवर्थ कहते हैं कि किसी की कमी या अति हमारे शारीरिक अवस्था को जो उद्वेलित करती है उसे हम आवश्यकता कहते हैं। इसको समझने का कोशिश कि शारीरिक या मानसिक रूप से कोई कमी है हमारे में, कोई अधिकता है, तो हम कुछ करने को उत्सुक होते हैं, उसे हमने आवश्यकता कहा। तभी हम कोई क्रिया की तरफ
तत्पर होते हैं। और इसी से जो जुड़ा हुआ दूसरा जो स्थान नाम दिया हमने, वो कहा प्रणोद। प्रणोद या इसे अपन चालक भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे अपन ड्राइव कहते हैं। प्रणोद चालक या ड्राइव ये एक ही चीज़ है। मतलब देखिए, आवश्यकता मेरे भीतर जब पैदा हुई तो उसकी आपूर्ति के लिए मेरे भीतर एक तनाव भी पैदा हुआ, और वो तनाव कितना पैदा हुआ, उस तनाव की जो मात्रा थी वो मुझे कार्य को शुभारंभ कर पाने में जिम्मेदार है। तो वो जो तनाव की स्थिति है वो प्रणोद है। यदि मान लीजिए मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता है पर उसकी आपूर्ति के लिए मेरे भीतर कोई तनाव पैदा नहीं हुआ, मतलब जुनून पैदा नहीं हुआ, तो मेरी वो आवश्यकता की आपूर्ति के लिए मैं उतना सक्रिय नहीं हो पाऊंगी। उसे हमने कहा प्रणोद, जो एक तनाव की स्थिति है ना। तो ये जो सटन ने भी इसके लिए कहा था कि प्रणोद मतलब तनाव या क्रियाशीलता की अवस्था को ही कहा जाता है जो किसी आवश्यकता द्वारा उत्पन्न होती है। तो मनोविज्ञान के द्वारा भी ये चीज़ स्पष्ट हो गई। और तीसरा जो हमने कहा कि प्रोत्साहन, इनिशिएटिव। देखिए, हम कोई कार्य की आवश्यकता हमें भीतर से महसूस हुई या बाहरी स्वरूप में महसूस हुई, उसके परिणाम स्वरूप एक तनाव हमारे पास आया, जैसे हमने प्रणोद कहा। तो वो सब जो मिलकर कुछ चीज़ों के लिए प्रोत्साहित करता है। हो सकता है हमारे बाहरी परिवेश से मिल रही है या भीतरी तत्व से मिल रही है, परिस्थितियाँ दे रही हैं या समय दे रहा है, कोई भी चीज़ ऐसी जो हमें सक्रिय कर देती है एकदम से किसी प्रतिक्रिया के लिए। कोई क्रिया हुई, उसके प्रति तुरंत प्रतिक्रिया के लिए या अभिव्यक्ति के लिए जो सक्रियता आई हमें, उससे हमने कहा प्रोत्साहन। बॉरिंग लैंगफील्ड जो थे उन्होंने इसके लिए भी परिभाषा दी है कि प्रोत्साहन किसे कहेंगे। आपके अनुसार प्रोत्साहन एक वस्तु, परिस्थिति या क्रिया है जो कि व्यवहार को उत्तेजना प्रदान करती है और उसे जारी रखती है या उसको एक दिशा देती है। मतलब वास्तव में देखा जाए ना तो ये जो तीनों बिंदु मैंने अभी जिक्र किया है, वो तीनों आपस में बहुत घनिष्ठ हैं, एक दूसरे के साथ घनिष्ठता का संबंध रखते हैं कि हम उनको अलग अलग करके देख भी नहीं पाते। पर ये तीन बिंदु, ये कारक, ये तत्व अलग हैं जिनकी वजह से हम किसी कार्य को करने को प्रेरित होते हैं। तो जब तक ये तीनों आपस में घनिष्ठता के साथ जुड़े हुए नहीं होंगे, हम किसी कार्य को प्रेरित नहीं हो पाएंगे। क्योंकि देखिए, किसी तत्व की कमी या अधिकता है हमारे भीतर, तो यदि कमी है तो हमें लगेगा उसकी पूर्ति कर लूँ, अधिकता है तो भी मैं उसे चाहूँगी जीवन में कि उसका हटाकर उसका संतुलन स्थापित कर लूँ। तो ये जो आवश्यकता है हमारी, ये हमारे चालक को जन्म देती है। चालक मतलब जिसे अपन ने प्रणोद कहा था, है ना, मतलब तनाव को जन्म देती है कि नहीं, अब मैं कैसे करूँ, इस कमी को कैसे पूरी करूँ, या जो अधिकता हो रही है इसको कैसे पूरी करूँ। तो उसने क्या किया, आवश्यकता ने किसी तनाव को जन्म दिया, ये चालक को जन्म दिया। अब वो जो तनाव जन्म हुआ तो उसके लिए फिर परिस्थितियाँ पैदा हुई कि मैं किस प्रकार से करूँ, किस दिशा में जाकर करूँ, अब इस तनाव को भी कम करना है मुझे। तो वो परिस्थिति, वो प्रेरक शक्ति जिस वजह से मेरा तनाव कम हुआ और मैं सक्रिय हो गई उस तनाव को कम करने के लिए, तो वो जो क्रिया है वो संपादित हो गई। तो इस तरह से जो प्रेरणा है वो हमें मिली और हम कहते हैं कि हम वो काम कर पाए। और यदि इन तीनों का घनिष्ठ मिश्रण नहीं होता तो हो सकता है कि हम उस कार्य को करने के लिए उद्दीप्त नहीं होते। हाँ ठीक है, कर लेंगे, आज नहीं तो कल कर लेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं हमारे साथ हैं, तो वहाँ हमें ज़रूरत लगती है कि कहीं इस तरह की अभिप्रेरणा अभी हमारे पास मिलती है तो हम तुरंत करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। तो यही बस अभिप्रेरणा है। और शिक्षकों को ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास जब बालक आते हैं तो बाल बुद्धि के साथ होते हैं। अब मान लीजिए उनके भीतर से अभिप्रेरणा है खेलने की, तो सिर्फ खेलने में ही मन लगेगा उनको, पर खेल के स्वरूप, खेल के लाभ और साथ में शिक्षा की अहमियत को यदि थोड़ा सा हमने अभिप्रेरित कर दिया
तो हो सकता है उनका जीवन बदल जाए। तो ये शिक्षकों के हाथ में होता है, इसलिए अभिप्रेरणा के कुछ समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए इसके जो गुण हैं, अभिप्रेरणा के गुण देख लेते हैं साथ ही हम लोग कि किन गुणों की वजह से ये अति आवश्यक है हमारे जीवन में। जैसे सबसे पहला कि अभिप्रेरणा का गुण है कि अभिप्रेरणा में क्रियाशीलता होती है। यदि अभिप्रेरणा ना हो तो हमारी जो निष्क्रियता है वो लंबे समय तक बरकरार रहेगी, और ये अभिप्रेरणा हमारी निष्क्रियता को कम करने का काम करती है और हमें तुरंत सक्रिय बनाने को उत्सुक होती है। तो ये इसका गुण है। दूसरा बिंदु हम इसको देखते हैं, इसका गुण है कि ये साध्य तक पहुंचने का मार्ग बताती है। साध्य, जिसको साधना है हमारे जीवन में, हमारे उद्देश्य क्या हैं, तो उन तक पहुंचने का मार्ग बताती है। तो ये प्रेरणा में बहुत बड़ा गुण है, क्योंकि दिशा निर्देशों के आधार पर ही हम आगे बढ़ते हैं, वरना इस जीवन में भटकते रह जाते हैं, तो भटकाव पैदा हो जाता है। तो अभिप्रेरणा मार्ग बताती है तो हमको थोड़ा सा आसान हो जाता है अपने साध्य तक पहुंचने का। अब देखिए साध्य तक पहुंचना है तो इसका जो तीसरा गुण आता है वो आता है कि ये एक साधन है। जीवन में हमारी सक्रियता का या हमारे उद्देश्यों की आपूर्ति का एक साधन है। इससे ज़्यादा इसकी कोई बहुत भूमिका नहीं है। यदि नहीं होगा तो ऐसा नहीं कि हम उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाएंगे, करेंगे, पर यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है जिसके माध्यम से हमारे उद्देश्यों की आपूर्ति करना सहज हो जाता है। चौथा जो है कि ये जो अभिप्रेरणा है ये शारीरिक या मानसिक परिस्थितियों से भी प्रभावित होती है। इस पर सभी का प्रभाव पड़ता है, ये इसका गुण है। और जो अंतिम इसका गुण है कहा गया वो ये कि अभिप्रेरणा सीखने का सहायक अंग है। देखिए प्रमुख अंग नहीं कहा है कि अभिप्रेरणा नहीं होगी तो हम सीख नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। हम अपनी मूल प्रवृत्ति के आधार पर सीखने को तत्पर होंगे, मगर यदि एक सहायक अंग के रूप में अभिप्रेरणा होती है तो हमारा कार्य थोड़ा सा, कहते हैं ना, एक और एक करके 11 हो जाता है, तो ये उस तरह से हो जाया करता है। तो अभिप्रेरणा का हमने इसीलिए सीखने का सहायक अंग कहा है, और इसको भी हमें समझना ज़रूरी होगा, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि कुछ कार्य जो है बिना प्रेरणा के भी तो हम करते हैं, तो सारे ही कर ही लेंगे, क्योंकि मूल प्रवृत्तियों से कार्यों का निर्धारण होता है। देखिए हमने पहले ही जाना था कि अभिप्रेरणा 2 प्रकार की थी। मूल प्रवृत्तियों में यदि अंतः चेतना नहीं है, उसने हमें किसी कार्य के लिए प्रेरित नहीं किया है, तो ये जो आवश्यकताएं हैं प्रणोद पैदा कर रही हैं, चालक पैदा कर रही हैं, पर उसके बावजूद जो प्रोत्साहन की जो स्थितियां हैं वह कई बार कुछ संकोची जीव इंतजार ही करते रह जाते हैं, और यदि अचानक कुछ मिल जाता है तो बढ़ जाया करते हैं। तो एक शिक्षक होने के नाते अभिप्रेरणा हम आपको समझना और जीवन में हमें अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज उम्मीद है हम अभिप्रेरणा को ठीक से समझ पाए होंगे। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ।